हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, राइट द यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन। तो कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कीमो प्लस थेरेपी या थेरापी, विच मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शंस एंड मैलिग्नेंट कंडीशन विथ specific drugs that selectively suppress the infecting microorganism without significantly affecting the host। मतलब कि हम किसी भी सिस्टमिक इन्फेक्शन या मैलिग्नेंट कंडीशन का ट्रीटमेंट किसी हम स्पेसिफिक ड्रग से या केमिकल्स के थ्रू करते हैं ताकि हम उनके सेलेक्टिव इन्फेक्शन जहाँ पर कॉज हो रहा है तो उनको सप्रेस कर सकें, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है तो हम उसकी एक्टिविटी को कम करें या किल कर दें। और किसको? विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट, यानी कि हम होस्ट जिस बॉडी पे हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके किसी भी सेल को कोई भी नुकसान ना हो। दूसरी डिफिनेशन यही लिखी हुई है कि द यूज ऑफ ड्रग विथ सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, वायरसेज, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड हेलमिंथिस इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी। अब ड्रग जो है वो केमिकल एंटाइटी हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि हमें दिमाग से यही तो निकाल देना है कि कीमोथेरेपी का अक्सर लोग यही मतलब निकालते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट जिससे करते हैं हम उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल्स में अंतर क्या है। एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस which are produced by microorganism which selectively suppress the growth of or kill other microorganism at very low concentration। तो एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं और उसी के अगेंस्ट काम करते हैं, वो भी कम कंसंट्रेशन में उन्हें किल कर देते हैं या तो उनकी ग्रोथ को ही रोक देते हैं। अब देखते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल्स क्या है। एंटीमाइक्रोबियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कीमोथेराप्यूटिक प्लस एंटीबायोटिक्स। इट मीन्स एनी सब्सटेंस ऑफ नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ओरिजिन विच एट लो कंसंट्रेशन किल और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट कॉजेज लिटिल और नो होस्ट डैमेज। तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस एंटीबायोटिक्स और माइक्रोबियल्स में यही है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं मेनली नेचुरली पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, और एंटी माइक्रोबियल्स हम नेचुरल भी मिल जाता है, सिंथेटिक भी बना सकते हैं, सेमी सिंथेटिक से भी। और ये क्या करते हैं, ये भी सेम, इनका भी वर्क ही है, ये होस्ट को कोई भी डैमेज नहीं कॉज करते हैं। और कीमोथेरेपेटिक वर्ड भी लिखा है, यानी ये अगेंस्ट माइक्रोब्स के काम करते हैं, केमिकल्स के थ्रू भी काम करते हैं ये, इस वजह से इनको एंटी माइक्रोबियल्स कहा गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कीमोथेरेपी क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ कीमोथेरेपी पहले 3 एरा में बांटी गई है। पहले तो बिफोर एहरलिच पीरियड टिल 1900, उसके बाद एहरलिच पीरियड 1900 टू 1930, और तीसरा आफ्टर एहरलिच पीरियड 1930 टू टिल डेट, आज तक। तो एहरलिच पीरियड के पहले चौल मोगरा ऑयल यूज किया गया था हिंदूज के द्वारा लिप्रोसी के लिए, सिंकोना बार का यूज किया गया था फीवर में, मोल्डी कर्ड यूज किया गया था चाइनीज के द्वारा, बॉयल्स मीन्स जो फुंसी ये सब होते हैं, फोड़ा फुंसी जो होते हैं, और मरकरी का यूज किया गया था डॉक्टर पैरासेल्सस के द्वारा साइफिलिस में। फिर एलरिच पीरियड 1900 टू 1930 में ऑर्गेनोमेटेलिक डाई का यूज किया गया था, डाई मीन्स केमिकल का यूज किया गया था ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर की तरह ट्रीटमेंट जो होते हैं, कैंसर टाइप डिजीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद तीसरे एरा में आफ्टर एहरलिच पीरियड 1930 टू टिल डेट, आज तक जो चल रहा है, इस पे कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, जैसे कि वैक्समैन हो गए, डोमैक हो गए, इन सब ने मिलके जो किया था डिस्कवरी ऑफ सल्फोनामाइड किया था, एक प्रोटोसेल डाई होती है उसके माध्यम से। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी है क्या। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी भी कह सकते हैं या थेरापी कह सकते हैं, इसमें शुरुआत से पहला पॉइंट ये है कि हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस ये करते हैं कि हमारा जो इन्फेक्शन हुआ है तो किस साइट पे हुआ है, किस जगह पे हुआ है, और जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है तो किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए,
उसके बाद हम ड्रग की सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट कैसी हमारी ड्रग अगेंस्ट काम कर रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम डिसाइड करेंगे कि कीमोथेरेपी नेसेसरी है या नहीं। अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो कीमोथेरेपी रिक्वायर है, लेकिन अगर वही इन्फेक्शन क्रोनिक इन्फेक्शन में स्टेज में पहुंच गया या क्रोनिक स्टेज में पहुंच गया तो कीमोथेरेपी कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे। उस स्टेज में हम इसलिए कीमोथेरेपी नहीं ये करते हैं क्योंकि जो अपना इन्फेक्शन होता है तो उस कीमोथेरेपी के अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिखाता है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया होता है। एक लाइन ये भी लिखी हुई है, ऑल्दो कीमोथेरेपी कवर इज एसेंशियल इफ सर्जरी इज अंडरटेकन टू अवॉइड अ फ्लेयर अप ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि अगर सर्जरी हुई है तो वहाँ पर कीमोथेरेपी करना जरूरी है, आवश्यक है, ताकि वहाँ पर अगर कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो बढ़ ना पाए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम कौन सी ड्रग सेलेक्ट करें। तो ड्रग हमें ऐसे स्पेसिफिक ड्रग ही यूज करते हैं। उसका पहले हम फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ड्रग की, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स देखते हैं। ये आपको केडीटी में एक एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में जैसे कि उसको पहले से एलर्जी तो नहीं है, कोई रीनल डिजीज तो नहीं है जिसके कारण अगर हम वो ड्रग दे रहे हैं तो वो पेशेंट पे कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट शो करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम ये देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी, कितनी फ्रिक्वेंसी में हमें ड्रग देनी है, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कब कब हमें एडमिनिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर ड्रग का डोज आप इनएडिक्वेट दे रहे हो तो धीरे धीरे वो ड्रग क्या करेगी, अपनी जो बॉडी होगी या जो भी इन्फेक्शन होगा वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा उसके अगेंस्ट और इन्फेक्शन को क्योर नहीं कर पाएगा। अगर इंटरमीडिएट डोज दे रहे हो तो उस लेवल तक पहुंचेगी ही नहीं कि आपका इन्फेक्शन क्योर हो सके। इसलिए ऑप्टिमाइज्ड डोज शुड बी यूज्ड फॉर थेरापी। एक एक्चुअल ड्रग जितना भी उस पे लगता है उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, वो जरूरी है उस इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। हमारा अगला पॉइंट है कंटिन्यू थेरापी। कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं जिन्हें कम से कम 5 से 10 दिन लगते हैं ठीक होने में, जैसे कि एक्यूट इन्फेक्शन विच आर ट्रीटेड फॉर 5 to 10 days, बट सम ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एक्सेप्शन टू दिस, एग्जाम्पल टाइफाइड फीवर, ट्यूबरक्लोसिस एंड इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जिनमें कि दवा लगातार चलती रहती, कंटिन्यूस चलती है, उनमें रिलैप्स ना होने पाए, यानी बीच में एक भी ब्रेक ना होने पाए। इस वजह से हमें कंटिन्यूस थेरापी देनी पड़ती है। जैसे आप टाइफाइड की ही अगर आप पता करेंगे, टाइफाइड की फीवर की अगर आती है तो उतने दिन तक दवा तो लेनी ही लेनी, अगर बीच में रिलैप्स हो गया तो वापस से दवा आपको शुरू से करनी पड़ेगी। इसी तरह टीबी की दवा होती है, लगभग 8 से 9 मंथ उसकी दवा चलती है। पहले तो शुरू में उसका डोज बढ़ा हुआ होता है, धीरे धीरे उसका डोज हम कम कर देते हैं। अगला पॉइंट हमारा है टेस्ट फॉर क्योर। अगर थेरापी हो चुकी है और अगर सिम्टम्स और साइंस डिसअपियर हो गए बिफोर पैथोजन इराडिकेटेड, फिर भी हमें दवा करवानी, थेरेपी अपनी चालू रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है पैथोजन्स हमारे डिसअपियर हो जाते हैं, अपना सिम्टम्स और साइंस छुपा लेते हैं, नहीं दिखते। इस वजह से हमें अपनी थेरापी तब तक चालू रखनी चाहिए जब तक हम पूरी तरह से क्योर ना हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी। प्रोफाइलेक्टिक मीन्स पहले से ही तैयारी करके रखनी है, टू अवॉइड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अगर कहीं भी हमने सर्जिकल या सर्जरी हुई है तो वहाँ पे इन्फेक्शन ना होने पाए, उसके पहले ही हम कीमोथेरेपी करवा लें ताकि आने वाले समय में हमें कोई और दूसरा इन्फेक्शन ना होने पाए। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरी पहली स्लाइड है। आप इसके बाद दूसरी स्लाइड जरूर देखें, क्योंकि यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन मैं इसी के साथ अभी ही नेक्स्ट स्लाइड में मैं अपलोड करूंगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं एक साथ नहीं निकाल सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें दूसरों के साथ। थैंक यू।